तो हम लोग का टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म या बलागुण। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, मैंने तुमको पहले बताया था। एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब होता है कि ये ना सब जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। मतलब यानी कि ये इस तरह से आप दिखाओगे उसको यूनिफॉर्म को, ये जो लाइन बन रही है ना, ये वाली पैरेलल लाइन, इस तरह से ये शो करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक समान विद्युत क्षेत्र को। ये लाइन शो करेगी एक समान विद्युत क्षेत्र को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये E इज इक्वल टू ये, यानी कि ये इस दिशा में एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से ये फैला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन रखते हैं एक डाइपोल। क्या रखते हैं अपन यहाँ पे, एक डाइपोल रखते हैं, एक द्विध्रुव रखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जनरली एक यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे अपन ने ये रख दिया डाइपोल, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। अपन ने डाइपोल रख दिया यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू, जो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब अपन डायरेक्शन लेते हैं, मतलब कि इसके बीच की जो दूरी लेते हैं वो 2a ले लेते हैं जनरली, है ना। यहाँ से तक की दूरी कितनी लेते हैं, 2a। ये 2a ले ली, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट पे जाएगा, इसका मध्य बिंदु O हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ तक अपन को क्लियर है। अब क्या होता है कि ये जो डाइपोल है वो रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो इस पे इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है, और एक इस दिशा में लगेगा, ठीक है। ये एक तो इस दिशा में लगेगा, एक इस दिशा में लगेगा। और F बराबर क्या होता है, QE, पढ़ा था अपन ने ये चीज, F बराबर QE होता है, ठीक है। इधर है तो इस दिशा में है तो प्लस, एक विपरीत दिशा में है तो माइनस, तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी ना, एक प्लस लगेगा एक माइनस लगेगा, एक इधर और एक इधर, एक्शन रिएक्शन की वजह से। तो क्या होगा, कुल बल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा दोनों का, QE माइनस QE बराबर 0, यानी कि ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये बैलेंसिंग रखी हुई है, ये संतुलन की अवस्था में रखी हुई है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि ये रखी हुई है इस तरह से, अगर ये ऐसे रखी हुई तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर ये रखी हुई इस तरह से रखी हुई है छड़, ये छड़ मान लो ये डायपोल इस तरह रखा हुआ है। तो ये क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश करता है कि यार तुम मेरी दिशा में आ जा, यानी कि इसको ये ए से घुमाने का प्रयास करता है, ए से जाता है, ये इसको ऐसे इसकी दिशा में लेके आने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये घूमने लग जाती है छड़, और जब छड़ घूमती है ना, तो आपको पता ही कोई चीज अगर घूमेगी ना तो बल है, तो बल के साथ क्या बन जाएगा, बल आघूर्ण भी आ जाएगा, टॉर्क भी जनरेट हो जाएगा जब कोई छड़ घूमेगी। तो ये छड़ की क्या होती है ना, ये इसको घुमाने का प्रयास करता है, इसको अपनी दिशा में लेके आने के चक्कर में इसको घुमा देता है ये। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, बल आघूर्ण बन जाता है यहाँ पे इस जगह। अब बल आघूर्ण बनेगा तो आप लोग ये भी जानते हो कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है सागर, टॉर्क बराबर क्या होता है, हाँ, फोर्स बल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ दिख नहीं रहा, पर अपन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। बल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो आप नाम दे दो इसको ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो क्या बोलूंगा, एफ इंटू बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी। पर आपको अगर बीसी निकालना है तो बीसी कैसे निकाल सकते हो आप ये देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इसमें थीटा कोण है। और त्रिभुज अगर अपन देखें ए बी सी, तो ए बी सी जो त्रिभुज है उसमें अपन लगा सकते हैं साइन थीटा। देखो आप, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास, बी इंटू सी, बी सी है ना, बी सी क्या है आपके पास, लंब है। और कर्ण कितना है, हाइपोटेनस आपका ये रहा ए बी, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी का मान हमें पता नहीं है, लेकिन ए बी का मान कितना है, 2 है, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ से बी सी कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो यहां से टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क के बराबर आ जाएगा अपने पास, टॉर्क आ जाएगा एफ क्रॉस बीसी। तो एफ की जगह तो एफ आ गया, ठीक है, इनटू बीसी का मान कितना आ रहा है, 2a साइन थीटा, कितना आ रहा है, 2a साइन थीटा, ये बीसी का मान आ गया, ठीक है।
और आप लोग जानते हो एफ बराबर क्यू ई होता है ना, एफ बराबर क्यू ई अभी लिखा है, तो ये क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? एफ इक्वल टू क्यू रख दिया मैंने यहाँ पे। अब आप लोग ये भी जानते हो कि ई को मैं अगर अलग कर दूं तो क्यू इंटू 2a साथ में आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, क्यू इंटू 2a। और क्यू इंटू 2a क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया? ई इंटू पी साइन थीटा। ठीक है, अब आप देख लो, साइन थीटा डालोगे तो क्या बन जाएगा? उसको आप पी क्रॉस ई लिखना है ना, पी क्रॉस ई लिखना है इसको, पी क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी। टॉर्क के बराबर पी ई साइन थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिख लो पी साइन थीटा, ऐसे है ना। और वेक्टर लिखोगे तो टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई। तो आज के बाद याद रखना, जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वजह से जो ये बनता है टॉर्क, जो द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से जो बलयुग्म या बलाघूर्ण बनता है, उसका सूत्र होता है टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, यानी कि टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई। साइन की वजह से क्या आता है? क्रॉस वेक्टर है ना, वेक्टर आएगा ये, क्योंकि साइन थीटा आ चुका है यहाँ पे। तो ये अपना आंसर आएगा, रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे अपन केस क्या लेंगे, इसका अच्छा ही याद रखना कि जो टॉर्क है ये क्या है? ये सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा कैसे निकालोगे आप? इधर देखो, इसकी दिशा निकालनी है आपको। ये इधर विद्युत क्षेत्र लग रहा था, इधर आपका डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, ये इधर, हाँ इधर आपका द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। तो राइट हैंड रूल पता है आपको? राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? इस तरह से, याद है ये वाला नियम? तो पी से ई चल रहे हैं अपन, देखो ना, पी क्रॉस ई, तो पी से चल रहे हो ई ऐसे, तो जो हमारा अंगूठा है वो दिखाएगा किसको? थंब, इसको थंब दिखाएगा किसको? टॉर्क की दिशा को बताएगा। तो आप मुझे बताओगे कि थंब मतलब जो टॉर्क है वो कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर अंदर की ओर। कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। अगर ये इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो आप चलते इस तरह से, इस तरह चलते आप, है ना, यूं ऐसे, तो आप कहाँ होती दिशा? बाहर की तरफ। अभी कहाँ हो रही है? अंदर की तरफ। तो ये आपका राइट हैंड रूल है जो बताता है आपको कि हाँ दिशा कहाँ होगी। इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, दाहिने हाथ का नियम बोलते हैं, या फिर स्क्रू लोग होता है ना, वो स्क्रू घुमाते हैं अपन इस तरह से, तो वैसे भी आप चल सकते हो। तो ये सदिश दिशा देखने का तरीका होता है इस तरह से, तो आप इसको अंदर की तरफ दिशा ले सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपन देखें, ठीक है, उसके बाद अपन देखें यहाँ पे कि थीटा, दो केस ले लेते हैं। थीटा अगर 90 हो तो क्या होगा? थीटा अगर 90 हो तो साइन 90 कितना होता है? 1। अगर साइन 90 1 होता है तो टो कितना आ जाएगा? टो की वैल्यू टीई, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पे टॉर्क की, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है, 0 डिग्री ले लिया अगर आपने, 0 ले लो या 180 ले लो, इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आपका थीटा हो जाएगा 0 मिनिमम, ठीक है। तो दो वैल्यू आपको मिल गई, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। पीई तो इसकी आ जाएगी मैक्सिमम, और 0 जाएगी इसकी मिनिमम। दो केस आपके यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? डायग्राम बना लो फिर, चलो ठीक है, बना डायग्राम, सही कर देना तो उसको यार। हाँ, अब देखो आप नेक्स्ट, कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसका नाम है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। उसका नाम रहेगा विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आरबीएससी में क्या था ना कि ये चैप्टर अलग से था, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या एनसीईआरटी में एक ही ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स पढ़ना है हम लोगों को। कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात होती है कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। इसमें कोई सरफेस ले लिया अपन ने, ये वाला, ठीक है, कोई सरफेस है, कोई सतह है, कोई पृष्ठ है अपने पास, ठीक है। तो होता है क्या है, मैं तुम्हें पहले मैथमेटिकल बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। मैथमेटिकली क्या होता है, ये सरफेस है, ठीक है,
ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, इसके साथ बना रहा है थीटा एंगल, इसके साथ इस ई के साथ बना रहा है थीटा एंगल। कौन? ये सरफेस जो इसका है डीएस जो है, ठीक है, सरफेस इसका ये बना रहा है। मतलब होता क्या है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रखा हुआ है और आपका सरफेस हमेशा बाहर की तरफ होता है इस तरह से, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है जनरली, पर अपन मान रहे हैं कि ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा रखा हुआ है, टिल्ट रखा हुआ है, इस वजह से थीटा एंगल बना रहा है। जनरली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो सरफेस की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ इस तरफ से होती है या फिर अंदर होती है, तो अपन जनरली ऐसे लगते हैं। तो मैंने माना कि थीटा एंगल बना रहा है ये डीएस के साथ। तो जो फ्लक्स होगा, यानी कि इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको बोलेंगे अपन फाई, फ्लक्स को अपन बोलेंगे फाई, यानी कि डी फाई जो निकल रहा है अल्पांश फ्लक्स का वो कहलाएगा डी फाई। ये तुमने शायद पहले पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं डी फाई, बोलते हैं फाई, है ना, बोलते हैं फाई। तो जो फ्लक्स होता है उसको डी, उसको लिखते हैं अपन फाई से। तो अल्पांश लिया अपन ने अगर, तो अल्पांश के लिए अपन इसको डी फाई बोलते हैं, ठीक है, कि छोटा सा पार्ट ये फ्लक्स रखा है यहाँ पे। जो फ्लक्स का जो मान होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और सरफेस डीएस के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ई डॉट डीएस के, ठीक है, यानी कि ई डीएस कोस थीटा इक्वल टू डी फाई, यानी कि जो होता है फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश के लिए अपन लिखते हैं तो यहाँ दिशा नहीं आती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा, डी फाई की वैल्यू कितनी जाएगी, ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ठीक। और जनरली फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब सिंपल सा है, फ्लक्स मतलब होता है कि पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, कि एक सरफेस से, एक पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस कितनी गुजर रही है, वो आपका फ्लक्स कहलाती है। ध्यान रखना, पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जितनी निकल रही है, जितनी बल रेखाएं निकल रही है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स, पर अभी हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फाई का जो मात्रक होता है वो होता है आपको, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है इसका मात्रक, वेबर। क्या मात्रक होता है इसका, वेबर। फाई, फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस वेबर कहलाएगा, ठीक है, ये आपको मात्रक याद रखना है इसका। और आप चाहो तो और मात्रक निकाल सकते हो, किसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, और सरफेस का मात्रक होता है सतह का क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो आप इसका मात्रक ये भी लिख सकते हो, है ना। और या फिर आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, उसको क्या बोलोगे आप, वोल्ट इंटू मीटर। तो एक मात्रक ये भी बन जाएगा, एक मात्रक ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है इसकी बीमा कैसे लिखोगे आप इसकी, आप लोग मुझे इसकी बीमा लिख के बताओ, 2 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको। न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी बीमा लिख के बताओ जल्दी से, 2 मिनट आपके पास, इसकी बीमा लिख के बताओ जल्दी से, क्या बीमा बनेगी इसकी, बताओ बीमा। N1 N3 A-1 सबकी ये है क्या, सबकी ये है क्या, ओके। और सारे तो गलत किस आ रही है, ठीक है क्या, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लिख लेना इसको बीमा, लिखी हुई नोट्स पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप, हाँ, क्या हुआ, किसके नहीं गलत आई किसी के, चलो आगे देखो। थीटा की वैल्यू कितनी रखे अपन पहले, केस फर्स्ट में 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1,
अगर O01 होगा तो कितना जाएगा, फाइव की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू डी फाइव इक्वल टू ई डी एस, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर ये 90 डिग्री पे होता, अगर ये 90 डिग्री पे होता तो कोस 90 कितना होता है, 0, तो फ्लक्स कितना जाता है आपका, 0। इस तरह से आप दो केस यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं था। अब आपको क्या है ना, कोई सरफेस के लिए निकालना है, मान लो कोई आपका सरफेस है, ठीक है। सरफेस कुछ अजीब सा हो सकता है, इस तरह से ले लेते हैं अपने सरफेस को, ऐसे है, ऐसे कुछ सरफेस है अपने पास, ठीक है। तो आपको इसका, इसमें कितना फ्लक्स निकल रहा है वो आपको अगर निकालना होता है तो आप क्या करोगे, पहले इसको डिवाइड करोगे। जैसे याद है ना, अपन कोई मतलब मिठाई बनाते हैं, ठीक है। मान लो मिठाई बने, बने काजू कतली है, बड़े मावे की बर्फी बनाए बनने, तो उसको अपन काटते हैं ना ऐसे चक्कू लगा करके, ऐसे फिर काट के पीस करते हैं उसका, है ना। ऐसे ही आपको इसका पीस करना है, ऐसे ये ऐसे ऐसे डिवाइड करना है इसको, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, ये इस तरह से अपन को इसको पीस कर लेंगे और कोई भी एक पार्ट अपन ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से कोई भी एक पार्ट अपन ले लेंगे। अब इसका जो है, इस फर्स्ट पार्ट की वजह से जो सरफेस है, मान लो अब सरफेस की वजह तो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यूनिफॉर्म है, इधर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या ले लोगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यू लेते हो, सरफेस यू ले लो, ये ई हो जाएगा, ये डी एस हो जाएगा, ये थीटा एंगल पे आ जाएंगे दोनों। तो आपको पता है ना कि ई और डीएस के बीच में क्या होना चाहिए, थीटा एंगल होना चाहिए हमेशा, तभी तो आप कोस थीटा निकालोगे। तो ये सरफेस के हिसाब से रखा हुआ इस तरह से। तो आप फर्स्ट केस ले लोगे यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे फर्स्ट के लिए, तो कुछ नहीं है, इस वाले की वजह से कितना आ जाएगा, मान लो कि डी फाइव आ गया, ऐसे इसकी वजह से कितना आ जाएगा, डी फाइव टू आ जाएगा। जितने भी सरफेस की जो बनेंगे अपने पास, उसको आप सबको ऐड कर लोगे आप। ऐड करने के बाद आपको टोटल फ्लक्स यहाँ पे मिल जाएगा, उसको अपन बोल देंगे फाइव के बराबर। टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल हो जाएगा इसकी इसके सबकी वजह से, मतलब अलग अलग पीस जो आप खाते हो ना मिठाई का, वो सबकी वजह से आपका ये यहाँ पे फ्लक्स बन जाएगा। मिठाई को मत लेना, आप मिठाई नहीं है, सरफेस है ये, मैंने एक उपमा लिया कि ऐसा होता है, ठीक है। तो फाइव का मान डी फाइव वन डी फाइव टू से बन जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर आपको पता है ना कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, समीशन लगा कर लिख सकते हैं इसको अपन। आप याद है, समीशन डी फाइव आई लिख देंगे यहाँ पे, आई बराबर वन से लेके एन तक, ये हो जाता है यहाँ पे। लेकिन क्लोज लिमिट के लिए अपन जानते हैं ना, अगर अपन लिमिट लगा के लिखते हैं इसको, ये बहुत छोटा मान होता है इसका, तो समाकलन में बदल जाएगा ये, है ना। जो फाइव होगा वो किससे बदल जाएगा, समाकलन में, डी फाइव आई में, जो फाइव होगा वो समाकलन में बदल जाएगा, फाइव बन जाएगा यहाँ पे डी फाइव, ठीक है। और आप जानते हो डी फाइव की वैल्यू कितनी होती है, ई डी एस कोस थीटा, तो फाइव बराबर क्या बन जाएगा, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। इस तरह से आप इसका आंसर निकालोगे फ्लक्स के लिए, ठीक है। और आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप फाइव नहीं लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, ई डॉट डी एस, ठीक है। तो बात एक ही, कोई इतना बड़ा नहीं है, न्यूमेरिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस की फॉर्म में, ठीक है भाई। तो यहां तक आपको समझ में आया नहीं है, मुझे बताओ पहले तो, यहां तक क्लियर है क्या, आगे चले। चलो आज मैं तुम्हें गाउस का नियम इंट्रोड्यूस कराता हूँ, गाउस का नियम होता क्या है, इसके बाद अपन आगे इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे चाहे तो। गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाउस के नियम से आईआईटी में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, गाउस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाउस, ठीक है। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा इसके, और कोई एक न्यूमेरिकल है जो बताता है कि फ्लक्स कैसे निकालना होता है, तो वो भी मैं तुम्हें भेजूंगा। मान लो कि कोई ट्यूब आ गया, कोई गन आ गया, उस गन से कितना निकल रहा है, ठीक है। कोई और मतलब कि कोई और शेप ले ली, उसमें कितना निकल रहा है, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप गाउस का नियम देख लो, गाउस बोलते हैं, गॉस बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। हिंदी में गाउस बोलते हैं इसको, गाउस का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, गाउस का नियम, इस तरह से। अब गॉस लॉ क्या होता है, इसको देखने के लिए आप समझोगे पहले कि गॉस ने कहा था कि बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी गॉस ने क्या कहा था, कोई काल्पनिक पृष्ठ लेना है आपको, उसको एक इमेजिनरी पृष्ठ बनाना है। आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे, डेरिवेशन करोगे, आपको एक काल्पनिक पृष्ठ लेना पड़ेगा, एक अपनी मर्जी से कोई पृष्ठ बनाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे गाउसियन पृष्ठ, उसको बोलेंगे गाउसियन सरफेस,
या गाउसियन पृष्ठ, जो आप बनाओगे उसको बोलोगे गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। और जो गाउसियन पृष्ठ आप बनाओगे वो तो उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर वो होना चाहिए बंद काल्पनिक पृष्ठ, कैसा होना चाहिए, वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, याद रखना ये बात, वो क्लोज्ड होना जरूरी है, बंद होना जरूरी है। तो बंद काल्पनिक पृष्ठ में स्थित कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि जो इसके अंदर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो किसके बराबर होता है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, यानी कि समीशन क्यू आई, क्योंकि Q1 Q2 Q3 जितने भी आवेश होंगे सबका अपन योग करेंगे, तो कुल आवेश क्यू आई का 1/एप्सिलॉन गुना होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन गुना होता है क्या, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस जगह पर। यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं समीशन क्यू आई को मैं क्यू बोल दूं तो ये बन जाएगा Q/एप्सिलॉन, ठीक है। तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, Q/एप्सिलॉन। और अगर आप इसको लोगे एप्सिलॉन का मान कितना होता है, इसका मतलब एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोड, इस तरह से आप लिख सकते हो। और आपको पता है अभी अभी मैंने लिखा था फाई बराबर क्या होता है, समीशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नोड। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मैंने कहा था क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ को दिखाने के लिए समाकलन की यहाँ पे अपन एक ऐसे लगाते हैं गोला। एक गोला क्या बताता है कि ये क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं अपन, और बंद पृष्ठ के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ई डॉट डी एस इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नोड। और यही आपके गॉस लॉ कहलाता है, गॉस का नियम कहलाता है। याद रखना, रट लेना इसको, अपन कल इसकी उत्पत्ति करेंगे, इसको प्रूव करेंगे अपन। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नोड। और ये जो सर्कल बनाया हुआ है मैंने ये बताया क्लोज सरफेस को, बंद पृष्ठ को बताएगा ये यहाँ पे। तो फाई बराबर ई डॉट डी एस Q/एप्सिलॉन नोड, आपको यहाँ पे गाउस का नियम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख के आना है। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। क्या बोलेंगे, मतलब क्या काम आता है, क्या काम आता है ये ऐसे कोई खाने साले मतलब परोसेंगे नहीं आपको, सवाल है ना कि ऐसे कर लिया, तो मैं जान करके मैं तो सवाल आधा छुट बोला कि तुम करो उसको। एक क्वेश्चन है अपने पास कि ना आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में बना के दिखा दूं, इस तरह से है ये, चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ साथ आप लोग भी। फेस वन सरफेस पे Q2 Q2 Q3 H2 सरफेस पे की सरफेस है ये पूरी, और S4 पे कुछ है ही नहीं, तो S4 सरफेस। हाँ, आपको चार सरफेस दी हुई है, चार पृष्ठ दी हुई है, S1 S2 S3 S4। आपको इन सब के लिए आपको फाई का मान निकालना है, फ्लक्स का मान निकालना है। फाई S1 के लिए कितना आएगा वो निकालना है, फाई S2 के लिए कितना आएगा वो निकालना है, फाई S3 के लिए कितना आएगा वो निकालना है, फाई S4 के लिए कितना आएगा वो निकालना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात क्या है कि S1 सरफेस कौन सी वाली है, पहले ये देखो आप, क्या आपको ये सरफेस दिख रही है, ये वाली सरफेस दिख रही है आपको S1। S1 सरफेस के लिए आपको फ्लक्स निकालना हो अगर, तो S1 के अंदर सिर्फ कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज रखा हुआ है, बाकी कोई चार्ज नहीं है S1 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो Q1 है वो 1 माइक्रोकुलाम है, Q2 है वो 2 माइक्रोकुलाम है, और Q3 है वो -3 माइक्रोकुलाम है। इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फ्लक्स निकालना है यहाँ पे, प्रत्येक प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है आपको यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला आपको निकालोगे तो कैसे निकालोगे, Q1/एप्सिलॉन नोड। क्यों लिखा मैंने Q1, क्योंकि S1 में सिर्फ Q1 चार्ज है, और आप चाहो तो इसको 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे क्या होगा, उससे ये बन जाएगा 4 पाई Q1 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ 4 पाई इंटू Q1 का मान कितना है 1 माइक्रोकुलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶,
वोल्ट इंटू मीटर आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला। सिंपल सा क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर देखो आप S2 के लिए। S2 के अंदर कितने चार्ज हैं? Q2 और Q3, दो चार्ज हैं। तो कुछ नहीं करना, Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आप सोल्व कर सकते हो इसको? बिल्कुल कर सकते हो। तो जितने चार्ज होंगे, क्या सबके लिए अलग अलग निकलेगा? मैंने क्या कहा, जो सरफेस के अंदर है वो उसी का योगदान होता है, बाहर वाले कोई मतलब ही नहीं है अपने को। इस सरफेस के लिए ये बाहर है, इसके लिए ये सब बाहर है ना, इसको मतलब ही नहीं है इस चीज से। अब AS3 देखो आप, AS3 कौन सा वाला सरफेस है? ये वाला देखो, इसके अंदर कौन कौन है? इसमें Q1 भी है, इसमें Q2 भी है, इसमें Q3 भी है। दिख रहा है आप लोगों को? Q1 भी है, Q2 भी, Q3 भी है। तो कुछ नहीं करना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि तीनों इसके अंदर आ रहे हैं तो आपको तीनों का मान यहाँ पे रखना है। ठीक है, ओके। और आपको दिख रहा होगा क्या, Q1 का मान 1 माइक्रोकुलम, Q2 का मान 2, Q3 का मान -3। कितना आ गया? 0। तो मैंने क्या कहा था, बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स हमेशा 0 होता है। जितनी बल रेखाएं जाएंगी उतनी बल रेखाएं बाहर निकल जाएंगी। तो इसलिए जो इसने यहाँ पे देखो -3 दिया जान करके, ताकि ये जितना जा रहा है ना उतना बाहर भी आ रहा है, यानी कि कुल कितना होना चाहिए आपके यहाँ पे? 0 होना चाहिए इस जगह। तो ये बंद पृष्ठ में कितना हो गया, कुल टोटल जितने भी चार्ज थे सबका मान कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। तो ये याद रखना आप लोग, टोटल जो फ्लक्स होता है वो 0 के बराबर होता है बंद पृष्ठ के अंदर। जितना चार्ज जाएगा उतना बाहर निकल जाएगा, इस तरह से। ठीक है। और फोर्थ वाला बताओ मुझे, फोर्थ का आंसर कितना आएगा सागर? सागर बता, फोर्थ का आंसर कितना आएगा? बताओ कितना आंसर आएगा फोर्थ का? 0। बस, जब चार्ज ही नहीं है तो 0 है ना। आया समझ में? ये लिखो और एक क्वेश्चन नोट करो फटाफट से। ऐसे है सरफेस 1 और 2, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ 2Q चार्ज है, ये S1 सरफेस है, ये पूरी S2 है। अब आपको दोनों के लिए निकालना है, बताओ निकाल करके। पहले ये लिख लो और ये निकालना है आपको। यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे 2Q है, यहाँ S1 है, ये S2 है पूरा। ये क्लोज्ड है ना, बंद है ये। दोनों के लिए निकालना है आपको, निकालो। आपको दोनों का अनुपात निकालना है, बल्कि 5:1 अनुपात 5:2 ये निकालना, आपको रेशो निकालना है दोनों का, कितना आएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है। अब आप है ना गाउस के नियम के 3 डेरिवेशन करोगे। उन 3 डेरिवेशन के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन 3 डेरिवेशन बहुत बड़े हैं और एग्जाम में कंफर्म एक आता है। उसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, सतत आवेश वितरण। क्या नाम है उसका? सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है इसका? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, ये चीज है। अब सतत आवेश वितरण क्या होता है कि आपका जो चार्ज है वो क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज होता है, आपको पता ही है, एक ऐसे या। अच्छा, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है सागर? मैंने बोला क्वांटीकरण या क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है? के रूप में लेता है मतलब। हाँ नहीं, ऐसे तो बोलेंगे मैथमेटिकली, क्या बोलेंगे अपन मैथमेटिकली? अगर आपसे बोले भाई क्वांटाइज्ड है तो मैथमेटिकली अपन बोलेंगे, सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1E 2E 3E, ऐसे नहीं होगा 1/2 1/3, है ना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूर्णांक की फॉर्म में होगा हमेशा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड चार्ज। ये मैथमेटिकली बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे बोले 1 2 3 ये पूर्णांक की फॉर्म में होगा, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड। तो जो चार्ज होते हैं, मैं बात करूंगा सर इसकी, जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो कुल आवेश। अब क्या है कि किसी भी सरफेस की बात करें अपन, तो सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, ऐसे रेंडमली, है ना। ये क्वांटाइज्ड यानी कि 1 2 3 4 ऐसे, मतलब जितने भी होंगे वो उसके हिसाब से वो क्वांटाइज्ड है।
तो ऐसे इस तरह से अगर चार्ज फैले हुए हैं, कंटिन्यूअसली फैले हुए हैं, सतत रूप से फैले हुए हैं, तो इस प्रकार का जो वितरण कहलाता है वो कहलाता है सतत आवेश वितरण। एक सरफेस कोई भी ले लो आप, सरफेस एक लाइन ले लो या एक बोर्ड ले लो या एक 3D शेप ले लो आप, जिसमें भी आप लोगे वहां चार्ज बिखरे हुए फैले हुए हैं, सतत रूप से फैले हुए, उसको बोलेंगे सतत आवेश वितरण। उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेंडमली फैले हुए वो ऐसे इधर 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 सतत रूप से सब जगह फैले हुए, मतलब उसको बोलेंगे सतत आवेश वितरण। तो जनरली ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। नाम ध्यान समझना, 3 प्रकार के वितरण पढ़ने, 3 प्रकार की डेरिवेशन पढ़ना है जो इसे रिलेट करेंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पहला है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है इसका? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण। तो नाम से ही पता लग रहा है आपको रेखिक है, यानी कि एक रेखा बनेगी। तो अपन बात करें कि कोई भी एक रेखा की बात करेंगे अपन, कोई भी एक लाइन ले लो, ठीक है, उस लाइन पे जितने भी चार्ज बिखरे हुए हैं वो किसके अंदर आएंगे? वो रेखिक के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे चार्ज बिखरा हुआ है, मान लो आप, ठीक है, जैसे प्लस 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 चार्ज फैला हुआ है, इस जगह बिखरा हुआ है इसके सरफेस पे, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है, हम क्या करेंगे, इसको हम काउंट कैसे करेंगे? उसके लिए अपन क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं, डीएल नाम देते हैं उसको, अपन एक अल्पांश कट कर लेते हैं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कट कर लेते हैं, उसको अपन डीएल नाम देते हैं। और माना कि ये जो है पॉइंट है उसका यहाँ पर है इस जगह, ठीक है, और उस पॉइंट से इसकी दूरी है वो आर है। इसकी यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, उसकी दूरी कितनी है? आर है, ठीक है। इस लाइन पे अपन एक अल्पांश ले लिया, दूरी कितनी है उसकी? आर है। किससे? उस बिंदु से, उस प्रेक्षण बिंदु पी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? वही बाहर होता है। दिशा कहाँ होती है? आर के यहाँ होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सतत रैखिक आवेश वितरण को अपन बोलेंगे लैम्डा। क्या बोलेंगे अपन इसको? लैम्डा। जो लैम्डा का मान होता है वो इसके अंदर अल्पांश आवेश, अगर डीएल लेंथ लिया है तो आवेश में कितना ले लेंगे अपन? डीक्यू ले लेंगे, और डीएल के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि डीक्यू अपॉन डीएल बराबर लैम्डा होता है। सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है कि अगर आपको लेंथ एलिमेंट दे दिया जाए तो जो चार्ज आप लोगे स्मॉल चार्ज और वो लेंथ जो लोगे आप, दोनों का अनुपात क्या रहता है आपका? लैम्डा, ठीक है। और इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका होता है मीटर, तो इसका क्या बन जाएगा? कूलाम बटे मीटर। इस तरह से आपको याद रखना होता है ये चीज। तो आप क्या करोगे, कभी कभी इसको इसे यूज कर सकते हो, इसको ऐसे यूज कर सकते हो, E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप बताओ मुझे? जैसे आपको पता है ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो आप क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्यू नहीं लिख करके लिखोगे ये वाला, यहाँ से क्यू डी क्यू कितना जाएगा? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ से डी क्यू कितना जाएगा? यहाँ से डी क्यू हो जाएगा लेमडा इंटू डीएल। कितना जाएगा यहाँ से? लेमडा इंटू डीएल। लेकिन आप जानते हो डी क्यू नहीं निकालना, हमें क्यू निकालना है। तो क्यू का मान क्या होता है? समाकलन करना पड़ेगा इसका आपको, लेमडा इंटू डीएल, क्योंकि डी क्यू है ना ये। डी क्यू को क्यू बदलने के लिए क्या करोगे? समाकलन करोगे, इंटीग्रेट करोगे, लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखोगे? लेमडा डॉट डीएल। इस जगह लिखोगे आप लेमडा डॉट डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से आपको यहाँ पे मान रखना होता है, ठीक है। आर के आप दिशा ले सकते हो चाहो तो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से याद रखना। अगर आपसे अपन एक डेरिवेशन करेंगे आगे जाकर के, तो वहां पे लेमडा का यूज करेंगे। तो लेमडा का मतलब होता है, लेमडा मतलब होता है कि इकाई लंबाई में कितना आवेश है। सिंपल सी बात बोलूं मैं अगर तुम्हें एक शब्दों में, तो इकाई लंबाई में कितना आवेश है वो कहलाता है आपका लेमडा। रैखिक आवेश वितरण, यानी कि इकाई लंबाई में कितना आवेश रखा हुआ है वही लेमडा हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से मैं बात करूं दूसरे की, दूसरा नाम होता है पृष्ठ आवेश वितरण। क्या नाम होता है उसका? पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको लिखते हैं किससे? सिग्मा से। इसको लिखते हैं सिग्मा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कुछ भी नहीं है, सेम चीज है, बस अंतर किसका आ रहा है? वहां पे अपन एक लाइन ली थी, यहाँ पे अपन एक सरफेस ले लेंगे। इस तरह से कोई सरफेस ले ली मैंने, एक ये सरफेस, इस पे प्लस 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 दिख रहा हुआ इस तरीके से। तो अपन ने यहाँ पे एक 2D शेप ले लिया, वो 1D शेप था, ये 2D आ जाएगा, ठीक है। तो 2D है तो अल्पांश काटना पड़ेगा, मैंने अल्पांश काट लिया, ये इतना सा, ये अल्पांश मैंने कट कर लिया यहाँ पे इस जगह। तो यहाँ पे वही केस आ जाएगा, यहाँ पे डीएस अल्पांश हो जाएगा। वहां लंबाई कितनी ली थी? डीएल ली थी, यहाँ कितना ले लेंगे? डीएस ले लेंगे, बस ये अंतर आ जाएगा। बाकी सेम चीजें वही, डी क्यू अपॉन डी एस,
कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर बन जाएगा इसका मात्रक, क्योंकि ये सरफेस है, ये एरिया है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, वहां क्या आया था, डी क्यू अपॉन डीएल आया था क्योंकि लंबाई थी। यहाँ पे क्या जाएगा, डी क्यू अपॉन डीएस, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो आप क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब वही सेम बन जाएगा सिग्मा इंटू डीएस अपॉन आर स्क्वायर। वहां क्या लिखा था, लेमडा इंटू डीएल, यहाँ क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू डीएस समाकलन के अंदर। अब थर्ड केस क्या हुआ, थर्ड भी सिंपल, थर्ड का नाम है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आप समझ गए होंगे कि आयतन में क्या आने वाला है, 3D शेप आने वाला है। और 3D शेप जो आएगा वो कुछ इस तरह से आ सकता है, कोई भी एक शेप होगा अपने पास, ये 3D डायग्राम मान लो, ये 3D है, इसमें आपको अल्पांश जो काटना है ना वो काटना पड़ेगा 3D वाला, ये याद रखना बस। तो ये 3D कटेगा ना पूरा अल्पांश इस तरह से। तो कुछ भी नहीं, वही कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वी आ जाएगा वॉल्यूम की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे अपन लेमडा सिग्मा और रो, इसको बोलते हैं रो। बोल, एक लेमडा था, एक सिग्मा है, एक आ जाएगा रो, और रो बराबर सेम आएगा डी क्यू बटे डी वी। कितना जाएगा, वी यानी कि वॉल्यूम आयतन, तो यहाँ से क्यू कितना जाएगा, रो इंटू डीवी। तो आप ये मानकर रख दोगे, इस जगह रख दोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से आप आंसर निकाल लोगे। तो अब इन तीनों में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। ठीक है, कूलाम पर मीटर क्यूब, इस तरह से आपको इनको याद रखना है। कोई दिक्कत हो तो बताओ।